हेलो जी, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सीएमए फाइनल का दिसंबर 24 का एग्जाम हो गया एंड एसएफएम पेपर का हो गया एंड उसका सजेस्टेड आंसर मैं लेकर के आ रहा हूँ एक बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में। कल एग्जाम हुआ था लगभग, अभी 25 घंटे बीते होंगे, 26 घंटे बीते होंगे एंड आई एम राइट नाउ शूटिंग दिस वीडियो। अब आप कहेंगे इतनी हड़बड़ी क्या थी। वेल, इतनी हड़बड़ क्यों थी, क्या थी, उसके ऊपर बहुत सारे ना डिस्कशंस हैं एंड मेरे खुद के वीडियोस के नीचे ना कमेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो एक दो बातें हैं जो डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको बताऊंगा एंड देन वी विल स्ट्रेट अवे हेड टुवर्ड्स द सजेस्टेड आंसर्स। डिस्क्लेमर दो है। पहला डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो अभी फिलहाल हर किसी के लिए नहीं है। मुझे पता है एग्जाम खत्म होने में अभी 3-4 दिन 5 दिन है, तो ऐसे में आपको एग्जाम के एंड होने तक अगर सजेस्टेड आंसर देखना नहीं है तो मत देखिए। इस वीडियो को यहीं पे बंद कीजिए, आगे बढ़िए, 5 दिन बाद आ जाइएगा। ये वीडियो कहीं नहीं जा रहा है, यू कैन इजिली वॉच दैट। लेकिन मैं इसको क्यों इतना टाइमली डाल रहा हूं, इसके दो कारण है। नंबर वन, छूट गया तो पूरा ही छूट जाएगा, सजेस्टेड आंसर कभी आएगा नहीं। नंबर टू, मेरा ये मानना नहीं है कि हर किसी स्टूडेंट को एग्जाम के बाद निकल करके ना पेपर फाड़ देना चाहिए, पेपर देखना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ना ना ना, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ना कोई ये ऐसी एडवाइस देने से ही बचता हूं कि तुमको क्या करना है एग्जाम के बाद में। नहीं, एग्जाम के बाद में मैं जिस तरह का एक स्टूडेंट था, मुझे बाहर निकलते ही हर एक क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए थे बाबा। हाँ, मेरे को हर एक चीज मिलवा दो, कॉपी खुलवा दो, किताबें खुलवा दो। मेरी जो एक एंशियसनेस थी वो ये थी कि भैया मुझे नहीं बताओगे तो मैं ज्यादा सितम में रहूंगा। तो मुझे था कि सब कुछ मुझे पता होना चाहिए और सब कुछ अगर पता हो गया तो फिर आराम से अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में जा सकते हैं। लेकिन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम ज्यादा है। तो मैं एक डिफरेंट टाइप का स्टूडेंट था एंड मैं जानता हूं, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं जो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हैं। तो आपके लिए ये डिस्क्लेमर के साथ में ही ये वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। एंड दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि ऑब्वियसली सजेस्टेड आंसर्स हैं, इंस्टीट्यूट का जब आएगा तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एज ऑफ नाउ हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि भैया इन सजेस्टेड आंसर्स में वी आर ट्राइंग कि अपनी तरफ से जो बेस्ट आंसर हो ना वो दे दे आपको। इसमें क्या गलतियां हो सकती है, हाँ हो सकती हैं। क्या सर क्लेरिकल मिस्टेक्स हो सकती है, हाँ हो सकती है। सर फंडामेंटल मिस्टेक्स हो सकती है, हाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि अजम्पशन कभी इंस्टीट्यूट कुछ और ले लिया, कोई और रेट ले लिया, कोई और सवाल को इंटरप्रिटेशन हमने सही नहीं किया। मेनी थिंग्स कैन हैपन। तो ऐसे में एक छोटा सा डिस्क्लेमर के साथ हम शुरू कर रहे हैं। आओ जी, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये हमारी शीट पूरी बनी हुई है एंड ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस के जवाब हैं। यहाँ मैंने एक डिस्क्लेमर ऑलरेडी लिखा है कि भाई दिसंबर 24 के लिए मैंने ये काम किया है एंड डॉक्यूमेंट इज नॉट एरर फ्री, काइंडली वेट फॉर सीएमए इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर्स फॉर फुल क्लैरिटी। तो अभी के लिए धुंधली धुंधली क्लैरिटी, ठीक है। चलो जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अपने आते हैं। इसमें लाइन से ना एक एक करके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि मैंने एमसीक्यूज का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो अगर आप उस पर समय रह करके अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। हालांकि मैं ये पूरे सजेस्टेड आंसर को लगभग 45 मिनट्स में रैप अप करूंगा, 45 मिनट्स में करूंगा। तो आई विल नॉट गेट टू मच टाइम टू इलेबरेट एवरी सिंगल डैम थिंग, तो भी ऊपर ऊपर से मैं बात करूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे जो एमसीक्यूज आए थे ना, 15 एमसीक्यूज, मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल्स वर वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में मॉडिफाइड एनपीवी दिया हुआ था एंड दे वर आस्किंग यू ऑफ री इन्वेस्टमेंट रेट। अब मॉडिफाइड एनपीवी क्या होता है? जिसमें आप सारे कैश फ्लोज की पहले तो करते हो फ्यूचर वैल्यू यूजिंग योर री इन्वेस्टमेंट रेट और उसके बाद में आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू करते हो यूजिंग योर केओ, ठीक है। तो सवाल में के ओ वॉज गिवन, सवाल में कैश फ्लोज एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट एवरीथिंग वॉज गिवन। सिर्फ जो डिफरेंस था वो ये था कि री इन्वेस्टमेंट रेट दिया हुआ नहीं था। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना था, यानी कि आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ना 4, उन चारों को, सॉरी 3 ही दिए हुए हैं, तो 3 को अप्लाई करना था एंड काम बन रहा था। सो 13% को जिसने शुरुआत में लगाया होगा उसका रिजल्ट सही आया होगा। द करेक्ट आंसर वॉज 13%। कैसे पता चला? तो इसका मैंने पूरा हिसाब दिया है कि भैया अगर मैं 13% लेकर के एफ ई आई एफ ए करूं और फिर वापस पीवी करूं यूजिंग माई के ई या के ओ बोलना चाहिए, तो उस केस पे हमारा जो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 8.121 विच इज क्लोज टू 8.123 जो कि आंसर में दिया हुआ था या क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो 13% इज अवर रिस्क फ्री रेट दैट कैन बी कंक्लूडेड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था भाई? क्वेश्चन नंबर 2 था ये वाला, जहां पे ओहो बहुत सिंपल सा सवाल था, आपको करंटली कितना डिविडेंड दिया जा रहा है, यानी D0 वाज गिवन, दे हैड आल्सो गिवन यू ग्रोथ रेट एंड इन्होंने आपको के ई भी दिया था। जाहिर सी बात है यहाँ पे फॉर्मूला लगना था D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया एंड रिजल्ट मेरे ख्याल से तो
सारी जनता का ही रिजल्ट मैच हुआ होगा यहाँ पे 154.29। रिजल्ट भी इतना पिक्यूलियर था कि किसी भी पकड़ में आ जाए कि ये करेक्ट आंसर होने वाला है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। इसका करेक्ट आंसर था बी। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 आया। क्वेश्चन नंबर 3 वाज आल्सो प्रैक्टिकल। यहाँ पे इन्होंने एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड मार्जिन पूछा यूजिंग आस्क प्राइस। तो अपने को पता है पहली रेट होती है बिड और दूसरी होती है आस्क। तो अपने को यहाँ पे ये वाली रेट्स को गौर करना था, ये वाली रेट्स को गौर करना था। करेक्ट। एंड यहाँ पे अपने को कुछ बोला नहीं कौन सी करेंसी के लिए, तो अपने अपने बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, इसको रिवर्स नहीं करेंगे। वन गुड पार्ट वाज कि इसके ऊपर फॉरेक्स का जो दूसरा क्वेश्चन आया था, जितना मुझे याद है 7B, उसमें भी इसकी झलक थी सेम क्वेश्चन की, तो वो भी अभी थोड़ी देर में रिव्यू कर लेंगे। बट हाँ, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसमें आपको ये दोनों रेट यूज करनी थी, फॉर्मूला लगाना था F माइनस एस बाई एस इंटू 100। इन्होंने एनुअलाइज करने के लिए बोला था तो 12/n भी लगाना था। तो ये हमने किया यहाँ पे। एंड ये रिजल्ट करने के बाद में फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ रही है C 2.15%। हमने फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट तो यूज किया ही है। 12/6 करना भूले नहीं, एनुअलाइज पूछा था। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें अगेन एक सिंपल सा सवाल था। हमें यहाँ पे एवरेज रिटर्न दिया हुआ था, बीटा दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, मार्केट का रिटर्न दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट दिया हुआ था, रिस्क रेट दिया हुआ था। ये हमसे शार्प रेशियो पूछ रहे थे। तो भैया यहाँ पे ना एक्स्ट्रा ही इंफॉर्मेशन दी हुई थी। शार्प के लिए आपको टोटल 3 ही इंफॉर्मेशन चाहिए थी, खुद का पोर्टफोलियो का रिटर्न, रिस्क फ्री रेट का रिटर्न, एंड इसके साथ में यू नीडेड बीटा। करेक्ट। तो बस इन 3 चीज को यूज करना चाहिए था एंड आपका रिजल्ट आ जाता। एंड यही रिजल्ट आया भैया। लास्ट में शार्प रेशियो आया, सॉरी बीटा नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए था। लास्ट में रिजल्ट आया बी विच इज 0.44। इसके आगे अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 तो यार सिंपल सा सवाल था। इट वाज बेसिकली अ क्वेश्चन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, पैराग्राफ कहीं से कुछ आया था, लेकिन सवाल जिस हिसाब से था समझ में आ रहा था कि ये टेक्निकल एनालिसिस की बातें होने लग रही हैं। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर वाज टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा सवाल था। डिजिटल एसेट की बात थी लेकिन क्रिप्टो करेंसी की बात थी। अब इनमें से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बोलने से नहीं हो जाता है, आपका स्टेबल कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल और एनएफटी तो ऑप्शन ही नहीं था। सो मतलब आप ये समझो कि एकदम बेकार ऑप्शन था। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर वॉज स्टेबल कॉइन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को यहाँ पे दिया हुआ था पुट कॉल पैरिटी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन। दे हैड गिवन अस एक्सरसाइज प्राइस, दे हैड गिवन अस वैल्यू ऑफ कॉल, दे हैड गिवन अस प्राइस ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे हमको निकालना था प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन। तो ये बहुत इजीली पुट कॉल पैरिटी से निकलने वाला था। हमने इस तरह के काफी सारे सवाल रिव्यू किए थे। सो भाई पुट कॉल पैरिटी लगा करके फाइनल रिजल्ट आ गया 7 का ए विच इज 9.39। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 वाज ऑन सीबीडीसी। सच बताऊं तो मैं थ्योरी ना, एक समय हो गया है मेरे को भी थ्योरी याद की है। मतलब पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, वो एक अलग चीज है, बट रोजमर्रा में काम नहीं आता। तो थ्योरी ऐसे याद किए जमाना हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन के जवाब शायद मैं नहीं दे पाता। पर यार ये बहुत ही ज्यादा इन्होंने आसान पूछ लिया। कोई भी बच्चा ऑप्शंस पढ़ेगा ना तो उसको ये सी इतना बेढंगा लगेगा कि ये क्या है, मतलब इलीगल एक्टिविटी करेंगे हम यूजिंग सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी भी इंट्रोड्यूस बोल सकते हैं हो चुका है इंडिया में, रूपी बोल करके एक डिजिटल करेंसी है ऑलरेडी। बट फिर भी ये जो ऑप्शन था सी नंबर, वो इतना बेढंगा ऑप्शन था कि कोई भी बच्चा इसको पढ़ करके ही सॉल्व कर सकता था। इसको ज्यादा दिमाग लगाने की दरकार नहीं थी, थ्योरी नहीं भी आता तो भी हो जाता। आगे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इसमें कई बच्चे ना गलती किए होंगे, मेरे ख्याल से किए होंगे, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने का गेम था। अब दिमाग क्यों लगाना भैया, ये प्रैक्टिकल तो है नहीं। अरे कैसे नहीं है, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने सबसे पहले रिस्क पेनल्टी का फॉर्मूला लिखा, फिर यूटिलिटी का फॉर्मूला लिखा, ताकि आपका दिमाग चले। अब यहाँ वैलिडेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट नंबर 1 ये कह रहा था कि हायर रिस्क पेनल्टी अगर होगी तो लोअर यूटिलिटी होगी। मैंने इसको ट्रू बताया, क्यों? क्योंकि अगर रिस्क पेनल्टी हायर होगी तो आपकी यूटिलिटी लोअर होगी। इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये एकदम सही है। फिर सेकंड नंबर स्टेटमेंट था कि स्मॉलर रिस्क टॉलरेंस होगा, यानी रिस्क टॉलरेंस कम होगा और हायर रिस्क एवरेज होगा, तो इसकी वजह से लोअर पेनल्टी होगी। ये गलत है क्योंकि पेनल्टी भी ज्यादा होगी। सो दिस वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फिर तीसरा स्टेटमेंट था जिसमें रिस्क टॉलरेंस का ज्यादा होना और लो पेनल्टी होना, यानी पेनल्टी का लो होना, ये दोनों सही बात है। इससे यूटिलिटी बढ़ेगी, एकदम सही था। पेनल्टी अगर कम होगी तो यूटिलिटी बढ़ेगी, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट था। सो इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला, 1 and 3 बोथ आर करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर था डी,
बहुत ही अच्छा सवाल था। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम एमसीक्यू कैटेगरी अभी तक जितने अपने रिव्यू किए उसमें, 9 में से तो भाई ये बेस्ट था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब इसमें क्यों मतलब बच्चे क्यों परेशान होंगे, मुझे नहीं समझ में आया। इसमें काफी बच्चे ना इतना तो पकड़ लिया कि यार रो होगा, अब रो कॉल का होगा कि पुट का होगा ये नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ द कॉल और पुट वर्सेस इंटरेस्ट रेट। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट के साथ में हम ग्रीक्स की बात करते हैं तो रो की बात आ जाती है। तो ये बात एकदम सही है कि यहाँ 50-50 खुल गया सबके लिए। अधिकतर बच्चों को ये पता होगा, जिसने एकदम ही नहीं पढ़ा अलग बात है, बट अदरवाइज सी और डी तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होने वाला था ए और बी में से। अब क्या होगा, कॉल या पुट? तो इसमें यार कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे, और वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने अच्छे से इलेबोरेट किया है। कॉल का फॉर्मूला आपके लिए लिखा है और पुट का भी फॉर्मूला लिखा और फिर एक्सप्लेन किया अगर रेट बढ़ेगी तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी ना कि घटेगी, एक्सप्लेन किया है। और आप देख भी सकते हैं इक्वेशन में ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे? अगर आर की वैल्यू यहां बढ़ती है तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू गिरती है, ये गिरती है तो कॉल की वैल्यू बढ़ती है। अब वैसे ही अगर आर की वैल्यू यहां पे बढ़ती है तो ये पूरी वैल्यू गिरती है और पुट की वैल्यू भी इसके साथ साथ गिर जाती है। तो ये एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्वेश्चन में पूछा था इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे पता चला? ये देखो यहां बोला इंक्रीजेस और यहां बोला डिक्रीजेस, सो दे आस्क फॉर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इसका करेक्ट आंसर होगा पुट ऑप्शन, ना कि कॉल ऑप्शन। कई बच्चे यहां कॉल ऑप्शन पक्का किए होंगे, उन लोग के लिए ही भाई ये गाइडेंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में चले। यार इस तरह के सवाल आते हैं ना तो ऐसा लगता है फ्री के नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट करना था। फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड का जो भी प्राइस है इनटू लॉट साइज। अब यही फॉर्मूला लगाना था एंड फॉर्मूला लगा करके आई थिंक रिजल्ट 150 आया है। कैसे आया है वो भी मैंने शो किया है, आप देख सकते हैं। आई हैव अप्लाइड एवरीथिंग, द रिजल्ट इज 150। क्लियर? देन वी जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन नंबर 12 में गलती तो किसी का नहीं हुआ, 14.95 सबको ही पहुंच गया होगा। कुछ बच्चे अधूरी कैलकुलेशन में पहुंचे होंगे तो 14.5 पे उन्होंने दम तोड़ दिया होगा, लेकिन 14.95 इसका करेक्ट आंसर होगा। बट ये कैसे आएगा? ऑब्वियसली यहां से आप अपनी एनएवी निकालो, एनएवी निकाल करके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो, यू विल गेट 14.5। अब 14.5 को कई बच्चों ने 3% जोड़ करके 14 पॉइंट समथिंग समथिंग किया है और उसको फिर इक्विवेलेंट टू मान लिया 14.95। ऐसा मान लिया कि हाँ ऐसा ही होगा, तो टिक तो कर दिया सबने 14.95। बट हकीकत में 14.95 इस तरह नहीं आएगा। इट शुड बी कैलकुलेटेड एज 14.95 डिवाइडेड बाई 0.97। यस तो ये तो ठीक है, ये एमसीक्यू था, पर अगर ये नॉन एमसीक्यू होता तो यहाँ पे आपके नंबर पक्के कट जाते। जिन जिन ने ये गलती करी है, खैर हमने इसको पूरा शो किया है। लास्ट में 14.5 को हमने डिवाइड किया बाय 0.97 इन ऑर्डर टू कैलकुलेट 14.95। इसमें 14.94 समथिंग आ गया था, सो दैट वाज क्लोजर टू 14.95। तो उस तरह से हमने इसको फिर इक्विवेलेंट बताया टू 14.95 व्हिच इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो काफी अच्छा सवाल है, शार्प का सवाल है, ट्रेनर का सवाल है, दोनों की सारी इक्विवेलेंट वैल्यूज दी है इन्होंने। फिर लास्ट में ये हमसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं। ये सवाल इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको बीटा भी पता करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता करना है और फिर सारा तामझाम होगा। कैसे? आइए बताता हूं मैं आपको। तो ये सवाल में ना अपने को शार्प का सबसे पहले कैलकुलेशन करके सिग्मा निकालना पड़ा विच वाज 16.22%। शार्प के लिए आपके पास में सारी वैल्यूज थी। ये आरपी माइनस आरएफ रिस्क प्रीमियम करके दिया हुआ था, तो उसको हमने यूज किया, सिग्मा पी निकला। सिग्मा पी के बाद में हमने बीटा पी भी निकाला और फिर बीटा के फॉर्मूले में जब हमने सारी चीजों को डाला तो हमारे पास बीटा था, हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो था, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट भी था, हमारे पास आर नहीं था। तो वो आर जो है वो यहां से निकला डेफिनेटली वे मोर देन 2 मार्क्स। मतलब 2 मार्क्स के लिए एक्चुअल में तो यार बाकी जगह कुछ ज्यादा ही फ्री में मार्क्स मिलता है, पर यहां थोड़ा मेहनत करके मार्क्स मिला। द करेक्ट आंसर इज 0.85। कैसे आया वो मैंने पूरा शो कर दिया है यूजिंग अ वेरी सिंपल इक्वेशन। बहुत सिंपल इक्वेशन बनाया, कोई डिफिकल्ट नहीं किया इसको आपके लिए। नेक्स्ट वी जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला फॉर्मूला कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अब नहीं पढ़ा तो रिजल्ट नहीं आया होगा, जाहिर सी बात है। फॉर्मूला तो एकदम सिंपल सा था और टेक्निकल एनालिसिस की इतनी भारी भारी थ्योरी में ये कहाँ छूट जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। क्लियरली मेरे हिसाब से यहाँ पे पक्के नंबर कटे हैं, सबके नंबर कटे होंगे, ज्यादातर के नंबर कटेंगे। हालांकि फाइनल रिजल्ट आ रहा है 34.15% जो कि ये रहा।
ठीक है। अगेन गोज विदाउट सेइंग, मुझे ना कभी ऐसा एक सुपर ह्यूमन बन करके आपको ये नहीं फील कराना कि भाई हम तो टीचर्स हैं, हमारे से गलती हो नहीं सकती। दिस वाज वन क्वेश्चन जिसमें मुझे किताब खोलनी पड़ गई थी, मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं था मुझे याद, यहां पे मुझे किताब खोलनी पड़ गई थी। क्लियर। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 जो था वो था ये, 15 में अपने को पूछा इवेंट स्टडी जो होती है वो किस में होती है। तो भाई इवेंट स्टडी होती है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट में। काय को सेमी स्ट्रॉन्ग में होती है? क्योंकि इवेंट का जो स्टडी है वो एक पब्लिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है कि भाई पब्लिक इंफॉर्मेशन जो भी है क्या वो कैप्चर हो गई प्राइस में कि नहीं हुई। तो भाई हाँ हो गई, ये अगर आप स्टैब्लिश कर रहे हैं तो फिर सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट है वो। तो ये जो स्टडी है ये सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में सर क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें इनसाइडर इन्फो वगैरह के रिलेटेड बातें होती है, तो वो इसमें कवर्ड नहीं होता है। सो ये सेमी स्ट्रॉन्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। विल गो विथ ऑप्शन नंबर जो भी है 2 ओनली। आई थिंक बी इसका करेक्ट आंसर था। करेक्ट, हाँ बी इज करेक्ट आंसर, 2 ओनली। ठीक है, तो ये थे अपने सारे के सारे एमसीक्यूज। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि इसको बहुत सिंपल रखूं और अब हर चीज का बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी दूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि यार ये गड़बड़ है एंड यू आर श्योर अबाउट इट, तो ही कमेंट करना, नहीं तो बेकार में आपके कमेंट से सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओनली इफ यू आर श्योर अबाउट कि हाँ इन 15 में से एक क्वेश्चन सर आपने ये बताया जो आपका गलत है, मुझे लगता है ये सही है, तो आप उसकी बात रखिएगा। क्योंकि यूजुअली यही सबसे ज्यादा कमेंट्स होते हैं कि ये गलत, ये गलत, ये सही, ये लगता है अगर सही में जेन्युइनली गलत है कमेंट करना। मैं उसके ऊपर ऑब्वियसली देखूंगा एंड मैं फिर पिंड कमेंट में अपनी कोई गलती होगी तो पहचान लूंगा कि हाँ भाई ये गलती हुई है एंड उसके बाद उसको एक्नॉलेज कर लूंगा। कई बार क्या होता है ना, हम जब कॉपी में भी कर रहे होते हैं, आप भी समझो, वो क्लरिकल मिस्टेक हो ही सकती है भाई, प्लस लिख करके माइनस कर दिया, इनटू करके डिवाइड कर दिया, वो सब पॉसिबिलिटी है। तो अगर वैसी कोई मिस्टेक आपको दिखे मुझे बताना, मैं पढ़ूंगा उसको, अगर मुझे लगा तो मैं एक्नॉलेज कर दूंगा। आई विल राइट डाउन इन द कमेंट्स। ठीक है, पिन कमेंट में डाल दूंगा। ओके अब अपने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें आया क्वेश्चन नंबर 2A। भाई 2A ने तो बंटाधार करा दिया सबका, मतलब 2A ने नहीं किया बट 2 ने कर दिया। क्यों सर? बड़े क्वेश्चंस थे। कैपिटल बजटिंग और लीजिंग मिला करे भैया दोनों ने एकदम यहीं पे सबसे ज्यादा टाइम लिया है लोगों का। एंड बच्चों की यही शिकायत थी भैया टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई, प्रॉब्लम्स हुई। वो क्यों हुई वो आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की वजह से हुई। बट टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक दिस वाज वेरी इजी। मैं इसको इजी कंसिडर करूंगा। क्यों? सिंपल सा सवाल था। यहाँ पे रिप्लेसमेंट की बात हो रही थी, जिसमें अपने को ये बोला कि ओल्ड मशीन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये थी कि भाई इस मशीन को 4 लाख में खरीदे थे, 10 साल सोच करके, 5 साल अभी भी बाकी है, 5 साल बीत चुके हैं। इसकी बुक वैल्यू जाहिर सी बात है 2 लाख बची है एंड इसको अभी 2,20,000 में, 2,20,000 में वी कैन सेल। 20,000 का अगर इस पे कोई कैपिटल गेन होता है, जो कि होगा, उस पर शायद 34% टैक्स प्रोविजन का बात रखा गया था। ठीक है, इसके बाद में अपने को ये बोला था कि भैया इस मशीन पे एक आदमी लगता था जिस पे 2,90,000 रुपीज हम खर्च करते थे साल भर में, और इस पे मेंटेनेंस कॉस्ट लगता था 1 लाख रुपीज का। अब इसके जगह हम लोग नई मशीन ला रहे हैं, नई मशीन 7.5 लाख की है, उस पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 60,000 का, क्लब होगा तो ये 8,10,000 पकड़ा जाएगा। इसके अलावा एक नेट वर्किंग कैपिटल भी था 30,000 का, जो कि इनिशियल आउटले में भी आएगा और टर्मिनल वैल्यू में भी आएगा। हाँ, यहाँ पे अब हमारा जो 1,50,000 का सैल्वेज है उसका ध्यान देना था, क्योंकि उसके बाद डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होनी थी। डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी आ गया और मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है 1,10,000 का डेप्रिसिएशन आया था। 8,10,000 माइनस 1,50,000 सैल्वेज डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स ऑफ लाइफ, तो उससे 5 ईयर्स ऑफ लाइफ, क्या नहीं 4 ईयर्स ऑफ लाइफ, तो उससे आया 1,10,000, ऐसा कुछ आया होगा आपका। आप एक बार वेरीफाई करना, ठीक है? तो देखेंगे एंड आई एम नॉट श्योर, मतलब 1,10 था कि क्या था, एक बार देखते हैं, पर ऐसा ही कुछ था, मैं दिखा दूंगा आपको सॉल्यूशन। तो यहाँ पे खैर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एसेंस ये है कि भाई अपने को यहाँ पे एक तो निकालना है इंक्रीमेंटल इनिशियल आउटले, जो कि बड़ा आराम से निकल जाएगा। उसमें आपको देखना है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन क्या है और आफ्टर टैक्स सैल्वेज ऑफ ओल्ड मशीन क्या है। इसके अलावा आपने वर्किंग कैपिटल में कुछ डाला है तो वो सब जोड़ना है। इसके अलावा अपने को चाहिए यहाँ पे इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लो, जिसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि भैया हमारी सेविंग्स कितनी हो रही है, सेविंग्स को आफ्टर टैक्स लेना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड मिल रहा है तो उसको यहाँ एंजॉय करना है। एंड लास्ट में इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो में आपको कंपेयर करना है कि दोनों के सैल्वेज में कोई डिफरेंस है क्या। ओल्ड का तो सैल्वेज कुछ नहीं दिया हुआ है, पर न्यू का कुछ है, तो उसको हमको कंसिडर करना था। क्लियर?
सवाल ये था, दे हैड गिवन यू एवरीथिंग। अब ये आजकल नई चीजें ये लोग पूछने लग गए कि भैया एनुअल कैश सेविंग बताओ, एनपीवी बताओ। पहले भी पूछा हुआ है, तो ये हम लोग ट्राई किया है, हालांकि इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से ये मैच नहीं करेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। हालांकि एडवाइस बाद में हमारी मैच कर जाएगी, क्योंकि वो हमने पूरा वेरीफाई किया है, मेरे ख्याल से हमारा आंसर करेक्ट है। आओ जी देख लेते हैं। तो ये रहा अपना सॉल्यूशन, जिसमें मैंने इनिशियल आउटले निकाला है, बहुत सिंपल है। नई मशीन का खर्चा था 7,50,000, इंस्टॉलेशन 60, नेट वर्किंग कैपिटल मैंने कहा था 30 ऐड होगा, और आफ्टर टैक्स सैलवेज हमने यहाँ पे माइनस किया है 2,13,200। इसमें ऑब्वियसली सैलवेज था 2,20,000 का, और बाद बाकी जो डिफरेंस है दैट वाज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इस 20,000, उस पर जो टैक्स लगा। तो इनिशियल आउटले अगर आपका मैच किया होगा तो बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस। इसके बाद में आते हैं अपने इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लो में। तो देखो भैया, सैलरी हमारी पूरी पूरी बचेगी। इसके अलावा मेंटेनेंस जो 1,00,000 रुपया लग रहा था, उसके जगह अब लगेगा 70,000। सो देयर इज अ सेविंग ऑफ 30,000 इन द मेंटेनेंस एज वेल। सो टोटल सेविंग आपकी 3,20,000 है। इसको अगर मैं आफ्टर टैक्स करूं तो ये यहां पे आ जाता है। आफ्टर टैक्स करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने 66% से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 34% अगर टैक्स है तो 66% बाकी आइटम है। ठीक है, तो हमने इसको पोस्ट टैक्स किया, ये यहां पे आ गया। इसके अलावा हमने डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड का 31,280 यहां पे एडिशनली ऐड किया है। अब ये कैसे आया, इसको मैंने वर्किंग नोट में शो किया। खैर, हमारा एनुअल कैश फ्लो आया 2,42,480, विच अकॉर्डिंग टू मी इज करेक्ट, एकदम करेक्ट है, इसका मोस्ट लाइकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अब डेप्रिसिएशन अपना पुराना मशीन का 40,000 आ रहा था, ये एकदम क्लियर था। इसको 2,00,000/5 भी लिखा जा सकता था, बट ठीक है जो भी है। और नई मशीन पे डेप्रिसिएशन आ रहा है 1,32,000 का। मैं 1,10,000 बोल दिया था गलती से, फिर कैलकुलेशन मैंने माइंड में किया तो समझ में आ गया 1,10 तो नहीं आ रहा है। सो इट इज एक्चुअली 1,32,000। कैसे आया, सिंपल है, ये है हमारा नया मशीन का खर्चा इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, सैलवेज ये माइनस किया, डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। दोनों में जो डिफरेंस है डेप्रिसिएशन का वो है 92,000। सो 92,000 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे विद अवर टैक्स रेट, वी विल गेट चेंज इन डीटीएस। वही चेंज इन डीटीएस को हमने ऐड किया ऊपर आफ्टर टैक्स सेविंग्स के साथ में, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लो। इसके बाद हमने इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो निकाला। इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिया है 1,50,000 रुपीज का अपना सैलवेज ऑन द न्यू मशीन। इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यही मेरा बुक वैल्यू है और यही मेरा सैलवेज वैल्यू है, सो नो कैपिटल गेन। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल का पैसा वापस आ गया और कुछ भी नहीं है। 180 इज अवर टर्मिनल कैश फ्लो। तो एनुअल कैश फ्लो हमने फाइनली निकाला, और एनुअल कैश फ्लोज सॉरी जो पूछा था वो हमने वापस बताया। जैसे एनुअल कैश सेविंग मेरे हिसाब से 242,480 है। इधर ही मेरे को डाउट होता है, इंस्टीट्यूट कुछ और ही जवाब इसका दे देगा, पर मेरा रिजल्ट जो आया मैंने यहाँ लिख दिया, ये है 242,480। तो ये मेरे हिसाब से मेरा एनुअल कैश सेविंग है। इसमें मैंने डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड किया है, डेप्रिसिएशन की टैक्स शील्ड को इंक्लूड किया है, तो मेरे हिसाब से यही आंसर है। हालांकि इंस्टीट्यूट के आंसर से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। दूसरा, फिर इन्होंने पूछा कि कैश इनफ्लोस का पीवी बताओ, तो उसमें मैंने एनुअल कैश फ्लोस का तो पीवी किया ही है, फिर टर्मिनल कैश फ्लोस का भी पीवी कर दिया है, और फिर उसका यहाँ पे आपको टोटल बताया है। अब ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से जो ओल्ड मशीन पे सैलवेज आया है उसको भी हो सकता है इसमें कंसिडर करे। अब ये जो चीजें है ना, ये अपने थॉट से बहुत ऊपर है। क्यों? वो कारण इंस्टीट्यूट ही है। इंस्टीट्यूट ने इससे पहले जब सजेस्टेड आंसर्स निकाले हैं तो उन्होंने कभी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कौन सी वैल्यू क्यों किस तरह आ रही है, तो उस वजह से इस चीज को पकड़ा ही नहीं जा सका कि भैया आप ये जो सवाल आजकल करने लगे हो कैश इनफ्लोस का पीवी बताओ, भाई मतलब ही क्या है इसका। अगर आप एनपीवी पूछ रहे हो, सीधा एनपीवी पूछो, खत्म करो, पर ये पूछते नहीं कैश इनफ्लोज बताओ। तो भाई हमने कई ऐसे इनफ्लोज हैं जिसको आउटफ्लोज में से हम एडजस्ट करते हैं, तो इन्होंने अगर नहीं किया होगा तो इनका आंसर कुछ और आएगा, पर हमारा आंसर आ रहा है 9,02,337। वक्त बताएगा क्या सही है, पर एनपीवी ऑब्वियसली करेक्ट आएगा। एनपीवी विल मैच, द एनपीवी विल बी 2,75,537 एंड वी विल रिप्लेस द मशीन, क्योंकि रिप्लेसमेंट में ज्यादा फायदा होगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7A, अ गुड क्वेश्चन, रिक्वायर्ड अ बिट ऑफ एफर्ट, इससे हो जा रहा था। ठीक है, फिर अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 2B में। अब क्वेश्चन नंबर 2B की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2B तो यार मतलब एक तो इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट का था। ठीक है, ये ICMAI के इंस्टीट्यूट स्टडी मैट में भी था, मेरे भी स्टडी मैट में था, क्लास में भी किया हुआ है। अब क्या बोले, और मैं अकेला नहीं हूं जिसकी क्लास में किया होगा, ये लगभग सभी की क्लास में किया होगा। क्लियर? तो ये सभी की क्लासेस में सारे टीचर्स ने कराया होगा। इसके बावजूद अगर बच्चे इसको ठीक से नहीं बना पाते तो प्रॉब्लम है। सवाल बहुत सिंपल है, आप या तो कंप्यूटर खरीदें या फिर उसको लीज पे लें। खरीदेंगे तो आप अपने पैसों से खरीदेंगे,
नहीं आप लेंगे इसके लिए लोन, तो लोन के लिए बेस्ट पार्ट इज कि आपको कोई लोन शेड्यूल बनाने का दरकार ही नहीं था। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल इन्होंने दे दिया, इंटरेस्ट इन्होंने दे दिया, डेप्रिसिएशन आप निकाल लो, नहीं तो शायद इन्होंने भी दिया होगा, करेक्ट। एंड उसके बाद में अपने को यहाँ पे पीवी करना था ऑफ बाइंग ऑप्शन, इसी तरह लीजिंग का भी करना था। अब लीजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस था, एक लीज रेंटल तो हम दे रहे हैं जो कि एक फिक्स नेचर का अमाउंट है, इसके अलावा वी आर ऑल्सो पेइंग कट ऑन सेल्स, तो सेल्स भी रिपोर्टेड है, सेल्स का 10-10% करके देना है, वो भी अपना एक बेसिकली अमाउंट है जो दिया जा रहा है, और एक लमसम है 6 लाख रुपए का जो भी दिया जा रहा है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। इन सबको हमको आफ्टर टैक्स करना था। मेरे हिसाब से काफी फेयरली सिंपल था और बनना चाहिए था, बनाने के बाद मैच करना चाहिए था रिजल्ट, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट बुक से हूबहू सेम है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको मेरे सजेस्टेड आंसर की कोई दरकार नहीं है, आप इंस्टीट्यूट मैथ से भी मैच कर सकते हैं, बट आई एम स्टिल गिविंग यू द रिजल्ट्स। अब मैंने इसको सॉल्व किया अपने अंदाज में, जैसे मैं क्लास में भी कराता हूं, तो आई हैव यूज्ड द इक्वेशन, और उसके बाद मैंने प्रिंसिपल पेमेंट्स को अलग से पीवी किया, इंटरेस्ट पेमेंट्स को आफ्टर टैक्स करके उसकी पीवी किया, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड को मैंने पीवी किया है ऑब्वियसली, एंड सैलवेज को किया है, सबको जोड़ जोड़ा करके घटाना वटाना जो करना किया, हमारा बाइंग ऑप्शन आया 890470। दिस विल मैच विद द इंस्टीट्यूट्स सॉल्यूशन एज वेल। ऐसे ही जब लीज किया हमने, तो लीज रेंटल का जो हमारा पैसा है उसको आफ्टर टैक्स करके हमने पीवी किया। जो हम रेवेन्यू शेयरिंग दे रहे हैं, तो ये देखो आप सेल्स लिया हमने, सेल्स का 10-10% किया, सेल्स लिया सेल्स का 10%, सेल्स लिया सेल्स का 10%, फिर उसका भी हमने पीवी किया यूजिंग पीवी फैक्टर्स, और फिर उसको 50% से मल्टीप्लाई किया टू मेक इट आफ्टर टैक्स। इसी तरह लमसम जो हमने 6 लाख रुपए दिए हैं उस पे भी 50% किया ताकि वो भी आफ्टर टैक्स हो जाए, एंड उस पे पीवी करके हमने उसको भी कंसिडर किया, सबको जोड़ा, तो पीवी ऑफ लीजिंग ऑप्शन इज हायर देन पीवी ऑफ बाइंग ऑप्शन। नेचुरली वी विल रेकमेंड कि भैया परचेज कर लो, क्योंकि उसमें आपका जो पीवी है वो कम है इन कंपेरिजन टू योर ऑल्टरनेटिव 2। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2B, which according to me was easy, manageable था। So 2A 2B को ओवरऑल रेटिंग में दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस थे, टाइम टेकिंग थे क्या, एकदम थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3A में। अब क्वेश्चन नंबर 3A अगेन इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट से था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं था, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। आपको इसका एक हल्का फुल्का आइडिया लग जाएगा, इंटायर सॉल्यूशन मैच नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने ऑब्वियसली इसमें किया है, पर आमतौर पे क्या होता है ना, सिमुलेशन में नंबर ऊपर नीचे लिखने में हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक हो जाए, तो प्लीज इसका ध्यान दे देना, कोई क्लरिकल मिस्टेक हो तो प्लीज उसको ऑब्जर्वेशन में डलवा देना सबके। पर मेरे हिसाब से सिंपल सा सवाल था, इस तरह का सवाल हमने देखा हुआ है, 3 इनपुट्स हमें दिए हुए हैं जिनके हमारे पास में वैल्यूज और उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी के बाद क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज हमें कैलकुलेट करनी थी। फिर इन्होंने अपने को रिस्क फ्री रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया था, यहाँ बोला भी था रिस्क फ्री रेट इज प्रेफरेबल, तो रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंटिंग करनी थी। दिस वॉज चैलेंज नंबर 1 हियर, ये पहला चैलेंज था। एक सुबह मेरे पास डाउट भी आया था, बच्चा पूछ ही रहा था कि सर कौन सी रेट लेनी थी, तो भाई रिस्क फ्री रेट लेनी थी। द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे तो चलो इन्होंने बता भी दिया कि आपको रिस्क फ्री रेट लेनी है, क्योंकि प्रेफरेंस वगैरह बताया था, बट इंस्टीट्यूट की बुक में ये सेम क्वेश्चन था, ये वाली लाइन नहीं थी प्रेफरेबल वगैरह वगैरह, फिर भी रिस्क फ्री रेट लेके गए थे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला था दैट सर्टेनिटी है हमको कि हमारे कैश फ्लोज नहीं चेंज होंगे, सो सर्टेनिटी है तो फिर जाहिर सी बात है वी विल यूज रिस्क फ्री रेट। दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन माय डाउट्स, जो मेरे को डाउट्स पोस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें ये बहुत बार पूछा गया था, जाहिर सी बात है उन सबको इसका फायदा हुआ होगा क्योंकि डाउट पहले से क्लियर था। फिर क्या था, वी वर गिवन रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स के हिसाब से हमको असाइन करनी थी वैल्यूज, एंड फिर पीवी फैक्टर्स दिए हुए थे, एंड वी नीडेड टू कैलकुलेट एनपीवी फॉर ऑल द सिमुलेशन ट्रायल्स। सो टोटल 5 ट्रायल्स थी, पांचों के लिए एनपीवी कैलकुलेट करना था, फिर हमें उसका एवरेज करना था, एंड फाइनल पीस ऑफ एडवाइस देना था। अब इसको करने का मेरा तरीका बहुत अलग है, इंस्टीट्यूट बहुत अलग तरीके से करता है, अपने तरीके पे भी मार्क्स मिलेगा, इंस्टीट्यूट कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने रेंज बनाई और असाइन किए वैल्यूज, तो रैंडम नंबर के हिसाब से जो भी इसका वैल्यू होना चाहिए था ओरिजिनल कॉस्ट, वो हमने यहाँ पे लिखा। ओरिजिनल कॉस्ट के बाद हम सेकंड वेरिएबल में चले जो कि था यूजफुल लाइफ, उसको भी हमने सेम काम किया, उसके लिए भी जो भी यूजफुल लाइफ की वैल्यू थी एज पर रैंडम नंबर्स गिवन वो हमने यूज किया, एंड सेम काम हमने किया एनुअल कैश फ्लोज के लिए, रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद में इसकी भी असाइनमेंट करी और इसके भी रैंडम नंबर्स पे इनकी वैल्यूज को पकड़ा। अब इंस्टीट्यूट इसके आगे क्या करता है, इंस्टीट्यूट यहाँ पे भाई साहब
बनाता है 5 अलग अलग टेबल, 5 टेबल फॉर एवरी एनपीवी। सो हर ट्रायल के लिए अलग 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 टेबल। क्या आपके पास इतना समय है? ऑब्वियसली नॉट। तो हमने क्लास में भी इसको किया था इन अ सिंगल टेबल। ये सिंगल टेबल आपके सामने, कोई 5 टेबल बनाने की दरकार नहीं है। सिंगल टेबल में हमने ट्रायल 1 2 3 4 5 लिया, उसके हिसाब से जो पांचों वैल्यूज आई थी एनुअल कैश फ्लोज की वो ली, लाइफ ली जो वैल्यूज आई थी वो, फिर पीवीआईएफ हमने लिया क्योंकि रेट्स हमारे पास में है और ईयर अगर आ जाए तो फिर हमारे पास काम आसान हो जाता है। हमने यहाँ पे पीवीआईएफ कैलकुलेट किया। कैश फ्लोज का पीवी करना कोई मुश्किल नहीं है। वंस यू हैव एनुअल कैश फ्लोज, आपने उसको पीवीआई से मल्टीप्लाई किया, पीवी ऑफ कैश फ्लोज आ गया। ओरिजिनल कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया था इन अवर असाइनमेंट नंबर 1, यानी कि जो हमने पहला टेबल बनाया था उसमें ये किया था। तो उधर से हमने ओरिजिनल कॉस्ट माइनस किया, रिजल्ट्स आ गए एनपीवी के ये। एक आधा वैल्यूज को मैंने यहाँ काटा कुटी ज्यादा कर दी, बट ठीक है, समझ में आ रहा है कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। एट द एंड हमने इसकी एवरेज निकाली, एवरेज आ रही है 19.1124 lakhs। क्योंकि ये प्रोजेक्ट एनपीवी ग्रेटर देन 0 वाला है, इसका एवरेज एनपीवी इज ग्रेटर देन 0, वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ये हमारा कंक्लूजन है फॉर क्वेश्चन नंबर 3E। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3B। इसमें सबको डाउट था, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। और ट्रिकी के साथ में भाई ये क्वेश्चन मुझे इसका ना सोर्स ही नहीं मिला, अनआइडेंटिफाइड है ये, अनआइडेंटिफाइड। मे बी मैंने खोजा नहीं ठीक से, लेकिन मुझे इसका कोई सोर्स नहीं मिला। मैं अपनी तरफ से इसको सॉल्व करके लेके आया हूं। इसमें एक दो जगहों पे अजम्पशन फेलियर हो सकते हैं बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डीडीएम। तो इंस्टीट्यूट का जब सजेस्टेड आंसर आएगा तो हम मैच कर लेंगे, बट अभी मैंने अपनी शिद्दत से इसको किया है। पर जितने मैं दावे ऊपर वाले सवालों में ठोक रहा हूं ना कि वो करेक्ट है, इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन से मैच कर जाएगा, यहाँ नहीं ठोक रहा है, क्योंकि यहाँ कोई भी अजम्पशन फेल, अपने फेल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था जिसमें अपने को लगाना था ROE का डू पॉइंट एनालिसिस। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? तो यार मैंने यहाँ पे ना पहले सवाल को पूरा अच्छे से पढ़ा, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो यहाँ नोटिस की। अब इन्फॉर्मेशन में दे हैड गिवन अस एनपी मार्जिन, सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इक्विटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये देख के मुझे समझ में आ गया था कि भैया यहाँ पे डू पॉइंट लगने वाला है, एंड मैंने डू पॉइंट लगाया तो ROE आया 40% फॉर फर्स्ट 5 years, एंड उसके बाद वो आया 39.9। अब ये तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, राउंड ऑफ करके कोई इसको 40 लिखा तो मार्क्स कटेंगे। ये आया एग्जैक्ट आया था 39.9%। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रिटेंशन के साथ इसको मल्टीप्लाई किया ताकि फाइनली ग्रोथ रेट्स आ जाए। इस सवाल में इंटरेस्टिंग बात यही थी कि ना डिविडेंड दिया हुआ था ना ग्रोथ रेट दिया हुआ था, तो हम कम से कम ग्रोथ रेट पे पहुंच पाए और ये कंक्लूड कर पाए कि पहले 5 साल ग्रोथ रेट विल बी 24% एंड उसके बाद ग्रोथ रेट विल बी 17.955%। इसके आगे अपने को सवाल में KE कैलकुलेट करने के जो सिस्टम दिए हुए थे वो हमने यूज किए। सवाल में RM माइनस RF रिस्क प्रीमियम बोल के दिया हुआ था, तो जिसने इसको मार्केट रिटर्न मान के किया होगा वो गलती किया होगा, बट रिस्क फ्री रेट अपना 25.6% आया। और ये एक हिंट भी था, पीवीएफ में इसका मेंशन था 25.6। सारे वैल्यूज अच्छे थे, ये इकलौता वैल्यू थोड़ा सा बेढंगा था, तो जाहिर सी बात है ये यूजेबल था। फिर हमने यहाँ पे डीडीएम लगाना शुरू किया, तो डीडीएम में सबसे पहले बात यही आई कि भैया D0 तो बताओ। तो D0 निकालने के लिए मैंने क्या तरकीब लगाई, मैंने यहाँ सबसे पहले ईपीएस निकाला। तो ईपीएस है नेट वर्थ इनटू ROE, ताकि आ जाए पाफेश या फिर पैट। उसको हमने डिवाइड किया बाई नंबर ऑफ शेयर्स ताकि आ जाए ईपीएस। तो ईपीएस आया मेरा 50। कैसे? नेटवर्थ था 250 lakhs, उसका 40% वाज ROE एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। 5 साल बाद क्या होगा वो बात की बात है, अभी तो 40% था। तो 100 लाख का हमारे पास आया पैट, उसको हमने डिवाइड किया बाई नंबर ऑफ शेयर्स विच वाज 2 lakhs। तो रिजल्ट आया ईपीएस का 50 रुपीज। अब इसी 50 रुपीज को 40% जो कि हमारा पे आउट रेशियो था, इससे हमने मल्टीप्लाई किया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट D0। अब ये D0 मैंने माना है, अगर इंस्टीट्यूट इसको D1 मान ले तो थोड़े से नंबर कटेंगे, थोड़े क्या काफी कट जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ भी मान सकते हैं, कुछ ऐसा क्लियरली बोला नहीं है, मैंने इसको D0 मान लिया। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन करी। ये जो ऊपर जितने आप देख रहे हैं 5 डिविडेंड्स, इन सभी को मैंने 24% की रेट पे ग्रो किया है एंड इनको डिस्काउंट किया है बाई अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज 25.6%। फिर उसके बाद में हमने 58.63 विच वाज अवर D5 इसको लिया, इसको ग्रो किया विथ अवर कांस्टेंट ग्रोथ रेट 17.955%। फिर उसको डिवाइड किया बाई KE माइनस G एंड फिर डिवाइड किया बाई 1 प्लस KE टू द पावर 5। अब ये जब हमने पूरा किया, ये चीज मैंने एक्सप्लेन भी करी है यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू, जब हमने ये पूरा कंप्लीट किया तो इसका फाइनल रिजल्ट आया 385.75। इज इट करेक्ट? आई डोंट नो, बट इज इट माय सिंसियर अटेम्प्ट? यस इट इज।
लास्ट में हमने कंक्लूजन यही लिखा कि भैया तुम्हारा करंट मार्केट प्राइस तो लग रहा है 250 लाख जो कि नेटवर्थ की वैल्यू थी, उसको हमने डिवाइड किया बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो वो आ रहा था 125। जाहिर सी बात है 385.75 वाज मोर देन 125, सो वी कंक्लूडेड दैट द शेयर्स शुड बी बॉट, इट इज अंडर प्राइस्ड एंड शेयर शुड बी बॉट। क्लियर? तो ये था, ये इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, ट्रिकी था, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया, बात बाकी भगवान जाने। ठीक है, चलो जी, आओ जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4A पे। क्वेश्चन नंबर 4A, अब ऐसे तो यार देखने में लगा था कि ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का है, सच बताऊं तो ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का नहीं था, मतलब था भी नहीं भी, ऐसा आप समझिए। अब इस सवाल में क्या था, दे हैड गिवन अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ बॉन्ड जो कि आगे जाकर के मैच्योर हो जाएगा वगैरह वगैरह। उसमें एक कन्वर्जन फीचर भी है कि वो 3 साल बाद 50 शेयरों में कन्वर्ट हो सकता है, और बॉन्ड पे 12% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, नॉट ऑन द स्टॉक्स। स्टॉक का प्राइस आज 2000 है, आगे 8% पे वो ग्रो करेगा फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। डिविडेंड भी इस पे कुछ आ रहा है, ये मेरे को रेलिवेंट नहीं लगी इन्फॉर्मेशन, मैंने इसको यूज नहीं किया, मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट इसको कैसे यूज करेगा, बट ये इन्फॉर्मेशन मैंने यूज नहीं करी। इसके बाद पीवीआईएफ वेर गिवन एंड हमको एक एक करके चीजें कैलकुलेट करनी थी। पहला चीज जो हमें कंप्यूट करना था वो था वैल्यू ऑफ बॉन्ड। दिस इज नथिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसके लिए आपको कूपन और अपने रिडेम्पशन वैल्यू का पीवी करना था और जोड़ना था, आसान था, मार्क्स मिलते हैं इसके। दूसरा था वैल्यू ऑफ शेयर एट कन्वर्जन, तो आपका शेयर का प्राइस अगर आज 2000 है और एक रेट पे ये ग्रो हो रहा है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, तो जाहिर सी बात है उसका 3 साल बाद क्या प्राइस हो रहा होगा वो निकालना मुश्किल नहीं है। वैल्यू ऑफ कन्वर्जन पूछा तो बहुत सिंपल है, जो भी आपका प्राइस आया ऊपर उसमें 50 शेयर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो एक एक बॉन्ड का जो कन्वर्जन वैल्यू है वो आ जाएगा। एंड लास्ट में अपने को बोला कि भैया कौन सा ऑप्शन बेटर है ये बताओ। चलो इसको भी सॉल्व देखते हैं कैसे किया हमने। अब इसमें अगर आप गौर करेंगे तो यू वुड फाइंड कि हमने सबसे पहले कंप्यूटेशन क्या करी, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ इट रिडीम्स एट मैच्योरिटी। अगर ये मैच्योरिटी तक गया तो ये हमको 3000 करके कूपन देगा सेमी एनुअली। अब आप कहेंगे 6% दिया भैया, सो 1 लाख का 6% होता है 6000, हाउ आर यू टेकिंग 3000? तो भाई वो 6% है एनुअलाइज्ड, आपको लेना है सेमी एनम तो 3% लेकर के करना होगा। सो 3000 का कूपन था, उसको हमने 6% पे काम किया है। अब 6% क्या किया, क्योंकि अगेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वाज गिवन 12% पर एनम बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन वाज 6 मंथ्स, सो द इफेक्टिव yield that you need to take is 6%। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीरियड्स भी बढ़ गए, 3 साल की जगह 6 सेमी एनम्स हो गए यहाँ पे। फिर हमने अपने रिडेम्पशन वैल्यू जो की थी 1,10,000 उसको भी हमने पीवी किया, रिजल्ट आया 92,301। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे कन्वर्जन के टाइम पे जो प्राइस होगा शेयर का वो पता किया, तो आज अगर प्राइस है 2000 और 8% पे ये ग्रो होगा फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, तो जाहिर सी बात है द प्राइस आफ्टर 3 इयर्स शुड बी 2519.42। हमको फिर पूछा गया कि भैया यहाँ कन्वर्जन ऑप्शन का भी वैल्यू निकाल दोगे, तो इजी था, जो भी प्राइस आया इनटू 50 शेयर्स, क्योंकि एक एक बॉन्ड 50 शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा था, इधर आ गया कन्वर्जन वैल्यू। अब लास्ट में आता है कंक्लूजन की बात। तो कंक्लूजन की जैसी बात आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है या तो बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे अपने नंबर कटाने के लिए रेडी है या फिर नंबर बढ़ाने के लिए रेडी है। क्यों, मैं समझाता हूं, और मैं किस तरह और भी ज्यादा डेढ़ चाहना हूं वो भी समझाता हूं। मैंने इसका एक आंसर नहीं बल्कि 2 आंसर्स दिए हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे पहले मैंने ज्यादा लॉजिकल जवाब दिया। ज्यादा लॉजिकल जवाब ये है कि अपने को कन्वर्जन जब शेयर का करवाएंगे तो पैसे जो मिल रहे हैं उसकी वैल्यू या कन्वर्जन के बाद जो वैल्यू मिल रही है वो है 1,25,971। ये उस दिन के रिडेम्पशन वैल्यू से ज्यादा है, ये उस दिन के रिडेम्पशन वैल्यू से ज्यादा है, तो हमको अपने कन्वर्जन को होने देना चाहिए। बेसिकली क्या मैच्योरिटी का पैसा लेगा 1,10,000, इससे बेटर है 1,25,971 रुपीज के शेयर्स ले लो। तो ये लॉजिकल सवाल था, इसमें मैंने इंक्रीमेंटल गेन निकाल करके बताया। फिर बात ये भी आती है कि भाई ये कन्वर्जन जरूरी नहीं है कि 3 साल बाद ये हमको ऑप्शन मिल रहा है। What if we have to decide right now कि हम आगे 3 साल बाद जाकर के कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है then you would not be comparing this with 1,10,000, rather you would be comparing this with your
करंट प्राइस में भी, करेक्ट। तो उस केस में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ करंट प्राइस से भी इसको कंप्यूट किया है और इसके बाद इसको शो किया हुआ है। अब अगर आप मुझसे कहेंगे कि ज्यादा लॉजिकल क्या है, तो ज्यादा लॉजिकल है 15,971, ये मेरे हिसाब से ज्यादा लॉजिकल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज ग्रेटर चांस कि जो नीचे वाला सॉल्यूशन है 33,670 वाला, वो होगा इन योर ऑप्शंस, मतलब आपके सजेस्टेड आंसर में ये वाला होगा। देख लेना, मेरे को ऐसा लगता है, तो मैंने इसके दोनों ही आंसर्स दे दिए, जो भी एक्सेप्टेबल होगा उसके मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4B की तरफ। मैंने जो इनिशियली प्लान किया 45 मिनट्स में हो जाएगा, लग तो नहीं रहा होगा, 1 घंटा लग सकता है, बट ठीक है। आगे अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4B में। अब 4B यार किया हुआ सवाल था, ये था म्यूचुअल फंड्स का और किया हुआ था। द ओनली डिफरेंस वाज, ये भी रिसेंटली ना मैंने मैराथन में भी करवा दिया था। द ओनली डिफरेंस हियर वाज कि ये जो कॉस्ट दिए हुए थे ना, ये कॉस्ट दिए हुए थे एनएवी पे। हमने जो मैराथन में सवाल किया था उसमें दीज कॉस्ट वेर गिवन फ्लैट ऑन पर यूनिट बेसिस, तो वो बहुत ज्यादा आसान हो रहा था। अब यहाँ पे 3% और 3.5% यानी 3% एंड 3.5% हमें लेना है कॉस्ट, तो किसका लेंगे? शुड वी बी टेकिंग फॉर बिगिनिंग एनपीवी या एनएवी, और वी शुड बी टेकिंग फॉर एंडिंग एनएवी? अब ये डाउट तो ऑब्वियसली रहेगा, तो हमने इसको बिगिनिंग पे ही कैलकुलेट किया है, एंडिंग पे होगा तो भाई अलग तरह से होगा, मतलब तरह तो सेम ही होगा बट रिजल्ट बदलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यार हमने बीटा कंप्यूट किया। बीटा कंप्यूट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया शार्प बाई ट्रेनर इनटू सिग्मा। जिन्होंने भी मेरा मैराथन देखा था उनको पता है बीटा ऐसे कैलकुलेट हो जाता है। फिर हमने चेंज इन इक्विटी निकाला, तो भाई अगर मार्केट 10% से गिर रहा है और हमारा बीटा 2 है तो हम 20% से गिरेंगे, एंड 1.4 है तो हम 14% से गिरेंगे। फिर हमने नेट एसेट वैल्यू निकालने की चेष्टा करी। इक्विटी पोर्शन में हमने गिरावट को कैप्चर किया है, सो वी हैव कैप्चर्ड 20% ऑफ फॉल एंड 14% ऑफ फॉल फॉर द इक्विटी पोर्शन। कैश पोर्शन को हमने कांस्टेंट माना, एंड लास्ट में जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको हमने ओपनिंग एनएवी पे कंप्यूट किया है। We have computed this on opening NAV. What if this was computed on closing NAV? तो थोड़ा इसका रिजल्ट बदलता, बट सिमिलर सा रिजल्ट फिर भी आता। तो यहाँ पे हमने किया, नेट एसेट वैल्यू आ गई 65.43 एंड 59.12। हमको यहाँ पे यही देख करके समझ में आया कि भैया द अबव सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड यूजिंग कॉस्ट अज्यूमिंग कॉस्ट इज चार्ज्ड इन बिगनिंग एनएवी। यानी ये मैंने यहाँ पे एक अजम्पशन भी लिख दिया, लेकिन इस अजम्पशन पे मार्क्स मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने लिख दिया अपनी तरह से कि भैया बिगनिंग एनएवी पे हमने इसको चार्ज किया है, हालांकि देयर इज नो गारंटी कि इसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 5A में, विच आई थिंक वाज फेयरली इजी, बहुत ज्यादा आसान। 5 पूरी कैटेगरी ही आसान थी। 5 में अपने को सबसे पहले इन्होंने प्रोबेबिलिटी दिया, रिटर्न्स दिया फॉर 2 स्टॉक्स विच वाज ऑब्वियसली टू बी कैलकुलेटेड, मार्केट का भी दिया ताकि हम मार्केट का भी एवरेज रिटर्न निकाल लें। फिर इसके बाद इन्होंने रिस्क फ्री रेट दिया, दैट गिवन अस वेरिएंस कोवेरिएंस की इंफॉर्मेशन। हमसे पहले यही पूछा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो एज पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट वाज फेयरली इजी। उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, यानी कि जो भी हमारा रिटर्न है उस रिटर्न को हमने लिया और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया। आपको एक्स आई अच्छा नहीं लग रहा तो आप आर आई लिख सकते हैं, समेशन ऑफ पी आई आर आई। क्लियर? ये काम हमने किया फॉर बोथ द स्टॉक्स एंड ऑल्सो फॉर द मार्केट। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो ये रहा जहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, वी वेर गिवन रिटर्न्स फॉर स्टॉक्स, इन रिटर्न्स को हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके लास्ट में टोटल लगा दिया। सो जो हमारे मीन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 33.3% फॉर एसएन लिमिटेड, फॉर जीबी लिमिटेड इट इज 22.56% एंड फॉर द मार्केट इट इज 16.58। फिर हमको बीटा कंप्यूट करना था। बीटा के लिए फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ योर स्टॉक with the market divided by variance, obviously this variance is variance of the market। ये हमने करके यहाँ पे बीटा निकाले, बीटा के बाद में हमने यहाँ पे CAPM लगा दिया और CAPM निकाल करके यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स निकाल लिए। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वे 23.33% एंड 20.31%। फिर हमने यहाँ पे अंडर प्राइसिंग और ओवर प्राइसिंग की जो कैलकुलेशन करनी थी वो करी। अब ये इंटरेस्टिंग था, इसमें हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले एज पर प्रोबेबिलिटी उनको हमने ऑब्जर्व किया अगेंस्ट अवर रिक्वायरमेंट्स एज पर CAPM। CAPM में जो भी रिजल्ट आता है ना वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट थी 23.33 जबकि हमको मिलेगा 33.33, सो naturally we should be buying this stock, hence this is underpriced for us। इसी तरह 20.31% की हमारी रिक्वायरमेंट थी, मिलेगा 22.56, क्या ज्यादा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, तो this is also underpriced for us। एंड यहाँ पे मैंने इस बात को लिखा भी कि भैया कौन ज्यादा अंडरप्राइज्ड कौन ज्यादा ओवर
प्राइस। सो दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा बहुत स्टैट्स का अगर अंदाजा था तो आराम से काम हो रहा था। फिर अपने आगे बढ़े, नेक्स्ट वाज क्वेश्चन नंबर 5B। टॉकिंग ऑफ 5B, यहाँ पे भी अपने को सवाल में बीटा दिया हुआ था, वेरिएंस दिया हुआ था, कोवेरिएंस दिया हुआ था, फिर आगे बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। एंड दे वांटेड अस फर्स्ट टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द स्टॉक एंड द सेंसेक्स, यानी कि आपको कैलकुलेट करना था यूजिंग सम फार्मूला ऑफ बीटा बीटा। तो ये एक चीज था। फिर आगे इन्होंने बोला वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो निकालो, यानी सिग्मा पी स्क्वायर निकालो। इसके लिए इन्होंने वेट्स दिए थे 0.75 एंड 0.25 के, जिसको हमने यूज करना था। लास्ट में एक अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालो पोर्टफोलियो के लिए भी और फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए भी, और ये एस्टैब्लिश करके दिखाओ कि पोर्टफोलियो का जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो स्टॉक के अनसिस्टमैटिक रिस्क से कम है। ये गजब आ गया भैया। यहां पे बच्चे ना 1-2 तो मैनेज किए होंगे, ये 3 नंबर में फंसे होंगे। कैसे ये बनेगा शो करता हूं। अगेन मैंने 3 नंबर किया है अपने स्टाइल से, लगता है वो करेक्ट है, लेकिन इंस्टीट्यूट के आंसर का वेट करूंगा। जहां तक बात है 1 और 2 का, वो सही है। 1 और 2 में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आर का एक फॉर्मूला लगा दिया, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा इनटू सिग्मा, एक सिग्मा अपना एक सेगमेंट मार्केट का। तो हमने यहाँ पे किया और रिजल्ट्स आ गए। कैसे आया आप एकदम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर हमने मार्केट वेरिएंस कैलकुलेट किया जो कि आया 8.983। इसके लिए फॉर्मूला लगाया जो कि एक क्लासिकल 2 एसेट पोर्टफोलियो का फॉर्मूला होता है, वो लगाया। फिर आया अनसिस्टमैटिक रिस्क वाले पार्ट पे, जो कि मुझे एक्साइटिंग लग रहा है। इसमें हमने बीटा निकाला, बीटा के बाद में हमने यहाँ पे वेरिएंस लिया। आप देख सकते हैं नीचे मैंने ना पोर्टफोलियो बीटा भी निकाल लिया। पोर्टफोलियो बीटा निकालना मुश्किल नहीं था क्योंकि दोनों के वेट्स हमारे पास थे। एक्सेल का वेट था 0.75, डीलक्स का था 0.25। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैलकुलेटेड अवर पोर्टफोलियो बीटा व्हिच वाज 0.745। इसके बाद में हमने वेरिएंस वेरिएंस सब उतार दिया, ये तो सब दिया हुआ था उतारा। सिस्टमैटिक रिस्क के लिए फॉर्मूला लगाया बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, और ये हमने काम किया बेसिकली अपने बीटा का स्क्वायर किया और उसको मार्केट वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास में आ गई सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क आई तो वेरिएंस में से उसको माइनस किया ताकि अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाए। इंटरेस्टिंगली पोर्टफोलियो की अनसिस्टमैटिक रिस्क आ रही थी 6.76, जबकि दोनों ही स्टॉक की अनसिस्टमैटिक रिस्क मिनिमम 9.24 थी। सो क्लियरली अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो वाज लोअर देन द अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक्स। सो ये गजब का कंक्लूजन था जो ड्रॉ करने के लिए बोला था, हमने इसको अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट वी जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6A। 6A जो क्वेश्चन था ये था डेरिवेटिव्स थे, सॉरी ये भी पोर्टफोलियो से ही था, या पोर्टफोलियो और डेरिवेटिव्स मिक्स ही बोलना चाहिए, डेरिवेटिव्स ही बोलना चाहिए। शुरुआत में देख करके लग रहा है पोर्टफोलियो क्योंकि पोर्टफोलियो बीटा वगैरह पूछा है, बट आगे का क्वेश्चन सारा डेरिवेटिव्स का है। तो ये डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन था। एंड यार ये काफी बार क्या हुआ था, स्कैनर में इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे थे। सर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मिल रहा था, एग्जैक्ट सेम तो नहीं मिला लेकिन हाँ सिमिलर से थे। अब इस सवाल में हमने क्या किया, तो इस सवाल में आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकाला व्हिच वाज फेयरली इजी टू कैलकुलेट। शेयर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स थे, मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकाला, फिर उससे वेट्स निकाला, बीटा से मल्टीप्लाई किया ताकि वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाए व्हिच इज 1.20। फिर आगे अपने को बोला था कि थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट निकालो। इसके ऊपर हमने ना पहले भी काम किया था, मैंने मैराथन में भी एड्रेस किया था कि जब थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स पूछे इसका मतलब वो प्राइस पूछ रहा है, और प्राइस पूछा है तो भैया कैसे सॉल्व होगा, ये यहाँ पे रिजल्ट है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं किया, हमने लिया स्पॉट रेट और उसको मल्टीप्लाई किया विद e टू द पावर RT से। अगर 3 महीने के लिए कर रहे हो तो 3 महीने, 4 महीने के लिए कर रहे हो तो 4 महीने। सॉल्व किया, रिजल्ट्स आ गए 19,133 फॉर नवंबर 2024 एक्सपायरी, एंड दिसंबर 24 एक्सपायरी के लिए रिजल्ट आया 19,461.26। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम जब कैलकुलेट करने गए तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैंने दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट्स लिया है। कौन सा लिया है, दिसंबर वाला मैंने लिया है। इन्होंने बोला भी था दिसंबर वाला ही लेना, करेक्ट। नीचे नहीं बोला, 4 नंबर में नहीं बोला, लेकिन 3 नंबर में बोला था। अब ये करने के लिए तो यार फॉर्मूला लगाना है, और ये फॉर्मूला हमने लगाया, एक नहीं दो बार लगाया। पहली बार जब हमने लगाया तब हमको अपनी बीटा को 0 करना था। सो 1.2 माइनस 0 करके हमने इसको पूरा सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे रिजल्ट आया 3.48। इसका मतलब 3 या 4 कॉन्ट्रैक्ट से काम हो जाएगा, आप बेच दोगे तो आपका हेजिंग हो जाएगा। एंड वहीं पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वापस जब हमको कैलकुलेट करना था तो यहाँ पे हमारे को टारगेट दिया था बीटा का विच वाज 0.50, तो इसको भी हमने यूज किया और इससे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आए 2.03। दिस इज सो क्लोज टू 2 कि मैंने यहाँ 2 और 3 नहीं लिखा, मैंने सिर्फ 2 लिखा, और ये भी सेल करने का ही था। जब भी आपको अपने बीटा को कम करना होता है तो आप
निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स को बेचते हैं और जब भी आपको बढ़ाना होता है तो निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते हैं। ये जग जाहिर बात है। क्लियर। इसके बाद में अपने आए क्वेश्चन नंबर 6B में, जो कि डेरिवेटिव्स का और एक सवाल था। अब ये जो सवाल था यार, ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। मेरे को तो लगता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड ये क्वेश्चन में ये था कि भैया हमने यहाँ पे एक कॉल और एक पुट दोनों ले लिया है। करेक्ट। हमने एक कॉल ले लिया और एक पुट ले लिया। कॉल का दाम है 10 रुपीज, प्रीमियम है इसका, एक्सरसाइज प्राइस 150। इसी तरह पुट का भी हमने 6 रुपया प्रीमियम दिया और उसका एक्सरसाइज प्राइस था 140। इसके बाद अपने को बोला कि भैया अगर आपने दोनों के 100 कॉल और 100 पुट लिए हैं तो बताओ आप कितना कितना बेनिफिट करोगे इफ the stock price is 145, 110 and also 153 after the end of 3 months। तो ये कंप्यूट करना आसान था और हमने इसको बड़े आसानी से सॉल्व किया, इसलिए मैं कह रहा था कि यार डेरिवेटिव्स इजी आया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 100 कॉल्स एंड पुट्स निकाला। तो भाई 10 रुपए का कॉल, 6 रुपए का पुट, दोनों मिला के 16 रुपीज पर मैं कह सकता हूं पर पेयर ऑफ ऑप्शंस खर्चा लग रहा था। ऐसे में हमने 100 पेयर्स ऑफ कॉल्स एंड पुट्स लिए तो टोटल खर्चा लग गया 1600। फिर उसके बाद प्राइसेस हुए 145, 110 एंड 153। तो कभी कॉल एक्सरसाइज नहीं हो रहा था, कभी पुट एक्सरसाइज नहीं हो रहा था। बेस्ड ऑन दैट हमने यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आया ऑन कॉल्स एंड पुट्स वो हमने यहाँ पे कंप्यूट कर दिया। आप इसे एक बार रिव्यू कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखना कब पे ऑफ आएगा कब नहीं आएगा ये ध्यान रखना, बाद बाकी प्रीमियम तो सब में से ही कटेगा। नेक्स्ट हम लोग जंप किए क्वेश्चन नंबर 7A पे। नाउ 7A इज वन ऑफ द डेडलीएस्ट क्वेश्चंस। ये आपके वो जो क्वेश्चन था ना डीडीएम पे, उससे भी ज्यादा डेडलीएस्ट था। और डेडलीएस्ट के साथ साथ ये थोड़ा सवाल मेरे को अतरंगी लगा। अतरंगी क्यों सर, गलत क्यों नहीं बोल रहे हो? गलत मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं इनको चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन अतरंगी इसलिए लगा क्योंकि इस सवाल में अगर ये वाला हिस्सा आपने पढ़ा होगा ना, ऑप्शंस वाला, उसमें एक गजब की बात समझ में आई कि आपको जब रिसीवेबल है डॉलर्स या फिर यूरोस, तब ये कॉल खरीदने की बात कर रहे हैं। आमतौर पे हम हेज करने के लिए पुट खरीदते हैं, एंड यहां पे जब अपने को पेएबल था कोई चीज तब हम पुट खरीद रहे हैं। अगेन आमतौर पे हम यहाँ पे कॉल खरीदते हैं। तो यहाँ पे जो ये हेजिंग करने का तरीका बताया मेरे हिसाब से पूरा गलत था, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, बट एनीवेज हमने इसको पूरी तरह से सॉल्व किया। इसमें फॉरवर्ड कवर आया जो कि बहुत ज्यादा सिंपल था, हमने इसको इजीली सॉल्व किया। फॉरवर्ड कवर के लिए हमने देखो यहाँ पे बहुत सिंपल था, हमको 25 मिलियन का रिसीवेबल आने वाला था। अगर हम इसको 97 से मल्टीप्लाई करें तो रिसीवेबल की वैल्यू रुपीज में कन्वर्ट हो जाती है, पर ये पैसे 3 महीने बाद आने वाले होते हैं। इसी तरह पेबल के लिए भी सेम काम किया और लास्ट में हमने इसको नेट करके भी दिखा दिया। नेट खर्चा आ रहा था आफ्टर डिडक्टिंग ऑब्वियसली रिसीवेबल एंड पेबल्स 97 की रेट फॉरवर्ड रेट यूज करने के बाद 1455 मिलियन इन इंडियन रूपी। फिर हमने मनी मार्केट हेज भी किया। मनी मार्केट हेज में तो देखो आप बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स तो होते हैं, एटलीस्ट हमने उनको पूरा पालन किया। पालन करने के बाद आप आराम से ऑब्जर्व कर लेना रिजल्ट्स आए ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। रिसीवेबल का आया 2415.85 एंड पेबल्स का आया 975.675। ये आया अपना टोटल यहाँ पे पेबल और रिसीवेबल। क्लियर। फिर आते हैं अपने करेंसी हेज में। तो भैया करेंसी ऑप्शन हेज लिखना चाहिए था यहाँ पे मुझे, करेंसी ऑप्शंस हेज। क्लियर। करेंसी ऑप्शंस हेज में भैया कहानी बहुत बदल गई। यहां कहानी ये बदल रही है कि नंबर 1, एक तो यार आप रिसीव जब करने वाले हो तो आप कॉल क्यों ले रहे हो, ये पल्ले पड़ा नहीं मेरे, बट फिर भी इन्होंने बोला तो हमने लिया। तो कॉल में ये बात थी कि 98 के एक्सरसाइज प्राइस पे हमने इसको कॉल को खरीदा, ये 99 चला गया प्राइस। सो डेफिनेटली हमें 1 रुपी का यहाँ पे पे ऑफ हो रहा था। तो 25 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमको यहाँ पे 25 मिलियन रुपीस का फायदा होना था। लेकिन क्योंकि आपने प्रीमियम भरा था इस पे 2 रुपीज करके ऑन द एंटायर लॉट, तो आपने ऑलरेडी इस पे प्रीमियम भर रखा था 50 मिलियन का। अब यहां मैंने ज्यादा दिमाग लगा करके इस प्रीमियम पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। मेरे हिसाब से ये एकदम ही ऑप्शनल है, नहीं करना चाहिए, बट फिर भी अगर सजेस्टेड आंसर में ऐसा दिया हुआ रहा तो मैं बच जाऊंगा। करेक्ट। सो मैंने ये जो हमने प्रीमियम पे किया इसके पैसे कहां से आए, हमने ये अज्यूम किया कि इसके लिए भी हमने लोन लिया, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो भी हमने कंसिडर किया है। सब हमने नेट देखा तो कोई फायदा नहीं हुआ यार। कॉल लेने की वजह से 25 मिलियन का इनफ्लो जरूर हुआ, लेकिन इसके बदले खर्चा हो गया 50 मिलियन के प्रीमियम का, एंड इंटरेस्ट भी जोड़े तो 2.25 मिलियन का और एक इंटरेस्ट भी था जो खर्चा हो गया। हमने लास्ट में यहाँ पे कंप्यूटेशन करी कि भैया हमारा लास्ट में पीएल क्या आया बिकॉज ऑफ कॉल एक्सपोजर।
फिर कुछ नहीं था, हमने उसके बाद उसको कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने गए तो भैया बहुत सिंपल है, आपको जितने पैसे मिलने वाले हैं उस दिन जो भी एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट था उस पे ये होना था। तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट वाज 99 रुपीज करके, तो यहां अपना रिसीवेबल आया, लेकिन हम लोग जो पैसे खर्च करके आ गए हेजिंग के नाम पे, वो हमारे रिसीवेबल के अमाउंट को कम करेगा। तो अगेन यहाँ पे अमाउंट मैंने ना दोनों से सॉल्व किया है। इफ यू टेक 27.25 दैट इज आल्सो सॉल्व्ड, इफ यू टेक 25 सो दैट इज आल्सो सॉल्व्ड। तो हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया और रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट जो आया वो आया 2450 इन वन केस, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम कंसिडर नहीं कर रहे, बट अगर आप कर रहे हैं तो 2447.75 मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है व्हेन इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया इग्नोरिंग इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम। इसी तरह पेबल्स के लिए किया। पेबल्स के केस में भी क्या हुआ भैया, हमारे पास में यहाँ पे 10 मिलियन पेबल था, हमने इसके लिए पुट लिया, भगवान जाने क्यों, पर खैर वो एक्सरसाइज ही नहीं हुआ, बात ही खत्म हो गई। अब इसके लिए हमने जो प्रीमियम पे किया था वो था 15 मिलियन रुपीस का, एंड इसके ऊपर जो इंटरेस्ट भी आया वो भी हमने कंप्यूट तो किया, हालांकि इस कंप्यूटेशन को हमने अगेन वापस लास्ट में इग्नोर किया। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि हमने कितना पे किया है, तो भैया हमने यहाँ पे 10 मिलियन का पेमेंट करना था, 99 की रेट पे ये सब कुछ हुआ, एंड इसके ऊपर से अपना यहाँ पे जो खर्चा लग गया हेजिंग के चक्कर में वो भी इसमें जुड़ गया। आमतौर पे ये माइनस करने का काम करता है, बट यहाँ पे तो भैया ये तो और ऐड ही हो गया। ऐड करने पे अगेन दो रिजल्ट्स आए, व्हेन यू आर टेकिंग इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम, व्हेन यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम। मैं बिना इंटरेस्ट लिए जब सॉल्व किया तो 1005 आ रहा था इसका वैल्यू। फिर क्या था, फाइनल कंक्लूजन हमें ड्रॉ करने थे, तो फाइनल कंक्लूजन के लिए हमने रिसीवेबल्स और पेबल्स दोनों को रुपी अमाउंट में निकाला था, यहां उतार दिया, फिर लास्ट में उसका नेट कर दिया। सबसे कम जहां आ रहा था वी पिक दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। तो यहां पे हमारी जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी थी वो थी फॉरवर्ड हेज, ये बात को हमने यहां पे लिखा हुआ भी है, फॉरवर्ड हेज। क्लियर? एंड इसके बाद में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7B, वो तो और भी सिंपल सवाल था। इस सवाल में दे हैड गिवन अस स्पॉट रेट्स एंड फॉरवर्ड रेट्स। इन्होंने सबसे पहले ये पूछा बता डॉलर कितने परसेंट से बढ़ रहा है, फिर बोला रुपी कितने परसेंट से घट रहा है, फिर हमने वो बोला कि भैया डॉलर अगर आपको चाहिए 50 लाख रुपए आपके पास है और आपको डॉलर चाहिए तो 3 महीने बाद में आपको कितने यूएस डॉलर्स मिलेंगे। इसके अलावा फोर्थ नंबर क्वेश्चन था जिसमें आपको रुपीस की बात की गई थी, बोला था आपके पास में है 2,50,000 ऑब्टेन करने का है, आपको बेसिकली आपको खरीदना है, तो इसमें आपको स्पॉट मार्केट में कितने रुपए जमा करने होंगे, ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आया। एंड क्वेश्चन नंबर 5 आया जहां पे अपने को ये बोला कि भैया हमारे पास में $1,00,000 यानी कि जिसे हम $100,000 कहते हैं वो हमारे करंट अकाउंट में पड़ा है, यानी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा उस पर। अगर उसी पैसे को हम आज ही इंडिया ले आए तो उस पर 10% का हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया आज लाए या फिर बाद में लाए। क्लियर? अच्छा सवाल था, इसको हमने कैसे अप्रोच किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अच्छा ये पास्ट टर्म में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कभी ना कभी आए हुए हैं। सो 7B को हमने अप्रोच ऐसे किया कि भैया यहाँ फॉरवर्ड प्रीमियम निकाला, फॉरवर्ड प्रीमियम के लिए फॉर्मूला लगा दिया, रिजल्ट आया 1.21%, सो डॉलर वाज इन प्रीमियम, एकदम क्लियर बात है। लेकिन जब हमको रुपी के लिए ये सारा काम करना था तो सबसे पहले हमने बिड रेट्स ली, क्योंकि सवाल में क्लियरली बोला था बिड रेट लेकर के करना। फिर हमने उनको रिवर्स किया, यानी कि उनको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। इनडायरेक्ट फॉर्म में करने के बाद मैंने उसका फॉरवर्ड डिस्काउंट फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करके लिया। फॉर्मूला होता है F माइनस एस बाई एस इंटू 100, मैंने इसको S माइनस एफ किया ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। वैल्यू पॉजिटिव आई, रिजल्ट आया 0.91% एंड दैट इज द फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन रुपी। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये था कि भैया हमको 3 महीने बाद अगर 50 लाख रुपए से डॉलर्स खरीदने तो कितने डॉलर्स मिल जाएंगे। उसका रिजल्ट है 60,240.96। कुछ समझाने का नहीं है, चेक कर लेना। इसी तरह अपने वो $2,50,000 है जिसको अपने को खरीदना है बेचना जो भी है वो हमको करना है। तो ये कैसे होना है, तो भैया यहाँ पे नीडेड टू बाय ही था 2,50,000, यानी हमें खरीदने थे डॉलर्स, तो डॉलर खरीदने के लिए रेट लगती है आस्क की, हमने वो यूज किया, रिजल्ट आ गया 2062500। और फिर उसके बाद में हमको यहाँ पे टोटल रिसीवेबल निकालना था। टोटल रिसीवेबल निकालने के लिए सवाल क्या था, तो भैया सवाल यहाँ पे यही था कि आप 1,00,000 रुपए सॉरी $1,00,000 या तो आप आज ही इन कैश करा लो या फिर मैं आप 3 महीने बाद कराना। तो इसको हमने सॉल्व किया, बहुत ही सिंपल सा था। दोनों ही केस में अगर आप देखेंगे
तो हमारे को $1 लाख मिलने वाला था। पर अगर हम आज करते हैं इन कैश नाउ, तो स्पॉट बिड वॉज एप्लीकेबल, और फॉरवर्ड में करते तो फॉरवर्ड बिड वॉज एप्लीकेबल। जाहिर सी बात है, मल्टीप्लाई करके वी कंप्यूटेड व्हाट वाज द रिसीवेबल अमाउंट हियर विदाउट एनी इंटरेस्ट। फिर हमने इंटरेस्ट जोड़ा, क्योंकि अगर आप आज के आज इन कैश कराओगे तो इंडिया में उस पैसे का 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10% तो है साल का, हमने 3 महीने का 2.5% कंसिडर करके यहाँ जोड़ा, एंड लास्ट में रिसीवेबल्स को पूरा मैच कराया। रिसीवेबल्स क्लियरली वह ग्रेटर इन केस ऑफ इन कैश नाउ, यानी अभी के अभी पैसे चाहिए तो ले लो, एंड इसीलिए इसके साथ हम लोग गए। क्लियर? एंड विद दैट बीइंग सेड, द एंटायर क्वेश्चन पेपर इज नाउ रैप्ड अप। ये लगभग 1 घंटे का सेशन हुआ, जितना मेरे को उम्मीद थी कि इतना टाइम लग जाएगा। पहले तो लग रहा था 45 मिनट्स में होगा, पर नहीं, 1 घंटा लग गया। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि इसको मैं अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से आपके लिए सॉल्व कराऊं। कहीं पे भी कोई भी गलती होगा तो प्लीज कमेंट में डाल देना, या फिर मैं हाँ कमेंट में ही डाल देना, ताकि मुझे पता चल जाए। एट द सेम टाइम इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, जस्ट इन केस यू वांट टू नो कि व्हाट इज द सजेस्टेड आंसर फॉर एसएफएम। अभी के लिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट इस पे दिया है। इंस्टीट्यूट का जब सजेस्टेड आंसर आएगा तब हम ऑब्वियसली इसको वेरीफाई फर्दर करना चाहेंगे। अभी के लिए तो इतना ही रखेंगे। आई होप यू लाइक दिस एंटायर सेशन एंड ऑल्सो द क्लासेस दैट वी आर डन टुगेदर। तो बस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये 2 काम कर दो और कुछ नहीं चाहिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।